नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सचिवालय में की ताबड़तोड़ बैठकें, तमाम विभागों के कामकाज की हुई समीक्षा, अधिकारियों को दिए गेम चेंजर योजनाओं पर फोकस करने के निर्देश। पंचायत चुनाव के परिणामों में दिखी उत्तराखंड में लोकतंत्र की नई तस्वीर। 21 साल की युवती बनी प्रधान, तो जिला पंचायत सदस्य के लिए कई सीटों पर कड़ी टक्कर। पंचायत चुनाव में बाजी मारने वाले सभी प्रत्याशियों को सीएम धामी ने दी बधाई। कहा, गांव में होगा चौमुखी विकास, गांव की सरकार जनता की समस्या का करेगी समाधान। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुली पोल, इलाज के अभाव में जान गंवा रहे लोग, कहीं अस्पतालों की व्यवस्था बदहाल तो कहीं लापरवाह बने जिम्मेदार। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सचिवालय में ताबड़तोड़ बैठकें ली। बता दें कि सीएम धामी ने तमाम विभाग के कामकाज की समीक्षा की और सीएम धामी ने अधिकारियों को विभागों की गेम चेंजर योजनाओं पर फोकस करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश का रजत जयंती वर्ष चल रहा है, ऐसे में सभी विभागों को 4 से 5 गेम चेंजर योजनाएं बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अब इन्हीं पर मंथन हो रहा है। देखिए, राज्य का रजत जयंती वर्ष है और रजत जयंती वर्ष में हमने सभी विभागों को पहले से ही कहा हुआ है कि 4-4, 5-5 गेम चेंजर योजनाएं अपने विभाग की बनाएं। उन्हीं की मैं नियमित समीक्षा कर रहा हूं। आज भी पंचायती राज्य विभाग, खाद्य विभाग, इन सभी विभागों की आज यहां पर समीक्षा हुई है और हमारा प्रयास है कि रजत जयंती वर्ष में सभी विभाग बेस्ट प्रैक्टिस करें। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे लगभग घोषित हो चुके हैं। गांव में छोटी सरकार को लेकर तस्वीर साफ हो गई है और 10,915 पदों पर प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी। सीएम धामी ने उम्मीद जताई कि ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में बेहतर काम होगा, साथ ही विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी जीत कर आए हैं वो अपने क्षेत्र में समर्पित भावना के साथ काम करें और राज्य को विकास को गति प्रदान करेंगे। इस चुनाव के बाद हमारे सभी पंचायतों के प्रतिनिधि जीत कर आएंगे और तेज गति से राज्य के विकास में, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले ग्राम सभाओं में विकास के लिए अपना योगदान देंगे। सभी मिलकर हम लोग उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। चमोली में प्रियंका नेगी सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बनी है। महज 21 साल की उम्र में प्रियंका नेगी अब सारकोट गांव की जिम्मेदारी संभालती नजर आएंगी। गैरसैंण विकास खंड के आदर्श ग्राम सारकोट की प्रियंका नेगी ने राजनीति शास्त्र से ग्रेजुएशन किया है। उनके पिता राजेंद्र नेगी इससे पहले 2 बार ग्राम सभा सारकोट के प्रधान रह चुके हैं। सारकोट गांव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया हुआ है। वहीं हल्द्वानी के गौलापार में चोरगलिया आमखेड़ा जिला पंचायत सदस्य पद पर निर्दलीय प्रत्याशी लीला बिष्ट ने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अनीता बेलवाल को बड़े अंतर से हराया है। अपनी इस जीत का श्रेय लीला बिष्ट ने क्षेत्र की जनता को दिया। उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र की जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी। बता दें कि हल्द्वानी में इस बार पंचायत चुनाव में अधिकतर महिला प्रत्याशी जीती हैं। देखिए, मैं तो इतनी खुशी मुझे मिल रही है कि अभी तो हम 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं और मेरी देवतुल्य जनता, सारा आशा तो देवतुल्य जनता का है। ये मेरी नहीं, मेरी जनता की जीत है। चोरगलिया गोलापार की जनता की जीत है। क्या कार्य आप करेंगे? गोलापार चोरगलिया एक बड़ा क्षेत्र आपका है। देखिए, कार्य तो हमने बहुत सारे किए हैं जिनके बारे में मैं लगातार सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। कार्य बहुत कर रखे हैं। हाँ, कार्य तो हमने इतने करे हैं कि आज जनता ने दिखा भी दिया कि हमने क्या किया है जनता के लिए। उधर गदरपुर में मतगणना के दौरान 2 गुट आमने सामने आ गए। इसे लेकर पुलिस ने बल का इस्तेमाल करते हुए दोनों पक्षों को तितर-बितर करने और हालात पर काबू पाया। हालांकि बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। गगन विर्क ने वहां खड़े होकर जो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बीडीसी का चुनाव लड़ रहे, वो प्रीत ग्रोवर वहां से निकल के आ रहे, उस पर हमला किया। निश्चित रूप से इससे बड़ा कानून का उल्लंघन, इससे बड़ी अपराध
इससे बड़ी गुंडागर्दी चुनाव में हो नहीं सकती। राजनीतिक संरक्षण में ये कांग्रेसी जिस मनोवृत्ति में आ गए, और साथ ही साथ सरकार आपकी है, 2 दिन से हो रही है। मैंने पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दी। पुलिस प्रशासन के सामने ऐसे आपराधिक तत्व, यहाँ पर अधिकतर लोग हथियार लेके गाड़ियों में घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें रोक नहीं पा रहा। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों की बदहाली को लेकर हमने लगातार खबरें दिखाई। कभी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी तो कभी बेवजह रेफर का खेल। सख्ती के नाम पर स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी तो जारी कर दी, लेकिन अस्पतालों में जब डॉक्टर ही नहीं होंगे तो मरीज को रेफर ही किया जाता रहेगा और रेफर का गेम यूं ही चलता रहेगा। आज सवाल स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से है कि आखिर अव्यवस्था के कारण कब तक लोग यूं ही जान गंवाते रहेंगे? आखिर डॉक्टर कब चढ़ेंगे पहाड़? कब सुधरेंगे अस्पतालों के हालात? देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, पहाड़ में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, सरकारी अस्पतालों की बदहाली देखिए, इलाज के अभाव में जान गंवाते लोग देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की खुलती पोल देखिए। मंत्री जी, ये उसी पहाड़ की दास्तां है जिस राज्य के आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये उसी पहाड़ का दर्द है जिस पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन ना तो आपको पहाड़ों में अस्पतालों की बदहाली नजर आती है और ना ही इलाज के अभाव में दम तोड़ते लोग। हैरानी तो इस बात की है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। पहाड़ में सरकारी अस्पतालों का हाल हो या फिर डॉक्टरों की कमी से जूझते अस्पताल, हम समय समय पर प्रमुखता के साथ खबरों को दिखाते रहे, लेकिन ना तो रेफर का खेल बंद हुआ और ना ही डॉक्टर पहाड़ चढ़ सके। बीते दिन का मामला ही देख लीजिए। चमोली का रहने वाला सैनिक पिता जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा रहा, लेकिन अपने 1.5 साल के बेटे को न बचा सका। लाचार सिस्टम और अस्पतालों की अव्यवस्था के आगे मासूम ने दम तोड़ दिया। अस्पताल के लोग बच्चे को रेफर करते रहे, लेकिन किसी ने बच्चे को बचाने की जहमत तक नहीं उठाई। हालांकि मामला जब सीएम धामी के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस मामले में जांच बैठा दी। देखिए, बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से संचालित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और हमने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी, अभी हाल ही में तो स्वास्थ्य विभाग ने बेवजह रेफर करने पर रोक लगाने के लिए एसओपी जारी की थी। क्या हुआ उसका असर मंत्री जी? क्या महज एसओपी जारी कर देने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? न जाने कब से सुनते आ रहे हैं कि डॉक्टर पहाड़ चढ़ेंगे। हकीकत तो ये है कि आज भी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। प्रदेश में 1276 पदों में से सिर्फ 668 पर डॉक्टर तैनात हैं और बाकी के 608 पद खाली हैं। इन पदों को भरने की जिम्मेदारी किसकी है मंत्री जी? रेफर गेम तो तब खत्म होगा जब अस्पतालों में डॉक्टर पहुंचाए जाएंगे। और 1.5 साल के मासूम की मौत कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल कई ऐसे केस आ चुके हैं जहां पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों में उचित इलाज न मिलने के कारण उन्हें रेफर ही करते रहे और इस खेल में लोग अपनी जान गंवाते रहे। बड़ी हैरानी की बात है कि स्वास्थ्य विभाग का करोड़ों का बजट है, फिर ये पैसा लगाया कहाँ जा रहा है? किसी अस्पताल में मशीन नहीं तो किसी अस्पताल में दवाइयाँ नहीं, कहीं स्टाफ नहीं तो कहीं उचित व्यवस्था नहीं। प्रदेश में हर रोज की यही कहानी है। पहाड़ के लोगों का ये दर्द है जो शायद आपके कानों तक नहीं पहुंचता, या फिर आप सुनकर भी अनसुना कर देते हैं मंत्री जी, क्योंकि जब जब आपसे सवाल पूछा जाता है आपका एक ही रटा रटाया बयान सामने आता है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने पिछली बार सदन में भी कहा है कि 2027 तक हमारे राज्य में 95% स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ जाएंगे। और मैं कह सकता हूं कि इस बार भी हमारे राज्य में 74 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए। हम लगभग 350 बच्चों को सरकारी फीस पे पीजी करा रहे हैं। जैसे वो बच्चे पीजी करके आएंगे तो 5 साल उनको
पर्वतीय क्षेत्र में नौकरी करनी पड़ेगी और इसके लिए हमने उनके साथ बॉन्ड भी भर रखा है। और अब आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटलों की सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। आप ही को मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 16 लाख लोगों का अभी तक हमने आयुष्मान भारत में इलाज फ्री करा चुके हैं। ये बयान न जाने कब से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो डॉक्टर पहाड़ चढ़ पाए और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक में ब्लड यूनिट की कमी को देखते हुए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इसमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक समेत तमाम लोगों ने ब्लड डोनेट किया। दरअसल अस्पताल के ब्लड बैंक में यूनिट लगातार कम हो रही है और एक वक्त ऐसा आया कि सिर्फ 2 यूनिट ब्लड बचा था। इस वजह से मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा था। हालांकि मामले की गंभीरता को समझते हुए अस्पताल प्रशासन ने रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ अस्पताल कर्मियों और आम लोगों ने भी रक्त का महादान किया। कल तक हमारे पास थोड़ा सा खून की मात्रा जो हमारा स्टॉक था वो थोड़ा कम हो गया था। ये अमूमन देखा गया है कि जुलाई के महीने में ज़्यादातर कॉलेजेस बंद होते हैं, इंस्टीट्यूट बंद होते हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप्स इतना लग नहीं पाते हैं, तो वो भी एक कारण था, कम हुआ। तो उसको देखते हुए कल हमारे सारी फैकल्टी ने डिसाइड किया कि आज के दिन इन हाउस हम एक ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट करते हैं, जो कि सीनियर फैकल्टी मेंबर्स स्टार्ट करेंगे। तो उसी पहल को देखते हुए आज हमने किया इन हाउस ब्लड डोनेशन स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट मैंने खुद किया था, पहला डोनर मैं था, उसके बाद हमारी सीनियर फैकल्टीज थी, काफ़ी सारे लोगों ने कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सचिवालय में की ताबड़तोड़ बैठकें, तमाम विभागों के कामकाज की हुई समीक्षा, अधिकारियों को दिए गेम चेंजर योजनाओं पर फोकस करने के निर्देश। पंचायत चुनाव के परिणामों में दिखी उत्तराखंड में लोकतंत्र की नई तस्वीर। 21 साल की युवती बनी प्रधान, तो जिला पंचायत सदस्य के लिए कई सीटों पर कड़ी टक्कर। पंचायत चुनाव में बाजी मारने वाले सभी प्रत्याशियों को सीएम धामी ने दी बधाई, कहा गांव में होगा चौमुखी विकास, गांव की सरकार जनता की समस्या का करेगी समाधान। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुली पोल, इलाज के अभाव में जान गंवा रहे लोग, कहीं अस्पतालों की व्यवस्था बदहाल तो कहीं लापरवाह बने जिम्मेदार।